गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं लक्ष्मण माली और हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो 10th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ा था और अब हम जो पढ़ने वाले हैं जेई के लिए, 12th बोर्ड के लिए, जेई मेन और एडवांस के लिए, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। आप लोगों ने अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा 10 तक, उसको पढ़ने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंस है। उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और अलग तरीके की अपनी स्पीड होगी। इसीलिए अभी तक अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे 10th में 95% है या बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है 10th में, उनके 11th में बहुत कम भी हो जाते हैं, और जिनके 10th में बहुत कम मार्क्स है तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे मैथ्स में या 11th क्लास में कुछ नहीं कर सकता, उसके बहुत अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट किसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तक आप लोगों ने वैसे कॉन्सेप्चुअल स्टडी की होगी, अगर नहीं की भी की है तो ध्यान रखना है, आज से हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, हर चीज़ को अच्छे से समझना है। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो अपना है वो सिलेबस अच्छे से आपको आगे समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जैसे पहले होता था a+b² इक्वल टू a² + 2ab+b² और x+y होल स्क्वायर आपसे पूछ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसलिए एक एक चीज़ को बारीकी से अच्छे से आपको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देना, फिर से कह रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत ज़्यादा मैथ्स के लिए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह की क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही रहता है। इसलिए आपको अभी हम लोग आज के दिन तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथ्स की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बार बार काम में आने वाली है, जो वैसे तो आप कहीं ना कहीं देख चुके हो, लेकिन फिर भी आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब भी हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, अपना फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम वगैरह वहाँ से, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें यूज़ में आएगी तब बार बार आपको ये बताने नहीं जाएंगे इसका मीनिंग ये होता है, ये चीज़ है। आप पहले वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस वाला चैप्टर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है मैथ्स की। अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो उसकी एप्लीकेशन आपको समझ आएगी कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई फार्मूला, डेरिवेशन वगैरह, ये कहाँ यूज़ आता है और किस तरह से यूज़ करते हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो 11th क्लास के अंदर, तो पर डे अगर हो सके पर डे तो 50 क्वेश्चन कर डालो। अभी लॉकडाउन के दौरान 50 क्वेश्चन पर डे, और जैसे आपका स्कूल रीओपन हो जाए तो 30 क्वेश्चन पर डे आपको करना ही है। ये कैलकुलेशन हमेशा माइंड में रखनी है कि 30 क्वेश्चन जब तक मैथ्स में नहीं होते हैं मुझे मैथ्स की बुक नहीं छोड़नी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं और उस टाइम वो हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे दिन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारा पढ़ लिया, और जैसे ही दूसरे दिन जब उसको देखते तो देखने से हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ हमें एक बार में समझ में नहीं आती तो उसको छोड़ नहीं देना है कि चलो यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से तो मैथ्स नहीं होने वाली। आप उस टाइम थक गए हो, दूसरे दिन फ्रेश होके, एकदम तैयार होके, फ्रेश होके फिर उसको पढ़ लो, आपसे सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। और मैथ्स तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक बार में आपसे होता नहीं है, 2 बार में नहीं होता, 3 बार में नहीं आता है। आज फिलहाल आज के लिए छोड़ दो, कल से स्टार्ट करो, फर्स्ट टाइम में भी हो जाएगा। हाँ, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और देखना है कि 10 तक का आपका क्या था वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस सोच में मत रहना कि 10 तक तो मैं टॉपर था, ये क्या चीज़ है, या फिर 10 तक मुझे कुछ नहीं आ रहा था अब मैं क्या कर पाऊँगा, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। अब यहाँ पर आपको नए सिरे से, नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम
वैसे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। फर्स्ट होता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर, इस नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो वो होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 ये होल नंबर है। नेक्स्ट होता है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग I और Z इन दोनों में से किसी से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर में क्या होता है, ये जो नेचुरल नंबर है या फिर ये नेचुरल नंबर, ये सारे जो पॉजिटिव है इनके आगे माइनस लगा दूँ और 0 ऐड कर दूँ, या फिर यूँ को ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो रहेगी और इसके साथ इसमें माइनस लगा के भी कर दूँ, तो ये सब चीज़ें मिला के इंटीजर्स बनता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स है। अब इसके अंदर कुछ पार्ट है इंटीजर्स के, क्या क्या। ये मैं लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स I प्लस या Z प्लस लिखते हैं इसको, I प्लस या Z प्लस। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, वही नेचुरल नंबर। ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ एक और नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नेगेटिव इंटीजर्स I माइनस लिखते हैं इसको, और Z माइनस ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1, ये वाला, ये है सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो क्या चीज़ होती है? नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या चीज़ था? पॉजिटिव में भी तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव नहीं है और नॉन नेगेटिव में भी नेगेटिव नहीं है, हाँ, बट इसमें पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं है। और नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ के सारे इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स है इसमें नेगेटिव वाले छोड़ के सारे, तो इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 ये दोनों में डिफरेंस है। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले, उसमें 0 नहीं आता। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव छोड़ दो, इंटीजर्स में से नेगेटिव छोड़ दो, बाकी सारे के सारे इंटीजर्स। एक और नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये कौन से होते हैं? पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, बाकी सारे। तो नेगेटिव भी यही है, नेगेटिव के अंदर सिर्फ नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव के अंदर 0 भी इंक्लूड होता है। ये आ गए आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ और देखें, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से? जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारे के सारे इवन इंटीजर्स। जैसे मैं बात करूँ 0 +-2 +-4 +-6, ये सारे इवन इंटीजर, जो सब जितने भी इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट है ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे +-1 +-3 +-5 +-7, ये सारे ऑड इंटीजर्स है। नेक्स्ट देखें 6 है प्राइम नंबर। अब आपको पता है प्राइम का मतलब, जैसे अपने
इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, वैसे ही प्राइम नंबर वो जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, और दुनिया का हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, तब दुनिया के सारे होते हैं तो ये भी आएंगे उसमें। तो वैसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो गए और 1 से तो होने होने हैं, तो ये जो नंबर है कौन से नंबर प्राइम नंबर होंगे, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। वैसे 1 को बोले चाहे ना बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। Natural numbers which are divisible by 1 and step only are called prime number. Natural numbers which are natural number which are divisible by 1 and itself only are called prime number. Are called prime number. For example, 2, 3, 5 और आएगा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये कुछ ऐसे नंबर है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। इसमें एकमात्र नंबर होता है इवन 2, मतलब प्राइम नंबर अगर इवन पूछा जाएगा इवन प्राइम नंबर कितने हैं, तो एकमात्र नंबर होता है इवन प्राइम नंबर 2, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। चलो इसके बाद है कंपोजिट नंबर 7। कंपोजिट नंबर कौन से? ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ? 3 फैक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने में उसमें कोई चेंज नहीं आता, ये आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 है वो फैक्टर होने चाहिए। 3 फैक्टर क्यों? एक 1 तो होगा ही होगा और बाकी 2 अलग फैक्टर। अगर 2 और फैक्टर मिल जाए तो वो कंपोजिट नंबर, और 2 में नहीं मिले, सिर्फ एक ही फैक्टर मिले 1 और उसके अलावा एक और, बस इतने ही फैक्टर तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। जैसे देखो ये 3, इसके 2 फैक्टर होंगे 1 और 3, तो ये कंपोजिट नहीं है। 2, 5, 7, 11 ये कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन अगर 4 की बात करूँ, 4 ये 4 लिखा मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 2 × 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये देखो इसमें एटलीस्ट 3 फैक्टर मिल गए, एटलीस्ट 3 फैक्टर मिलते ही ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 फैक्टर इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो भी सही है। 1 को इंक्लूड नहीं करके और आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट 2 फैक्टर तो भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन 1 हर नंबर का एक फैक्टर होता ही है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए जिसमें 1 है वो इंक्लूड है, तो वो कंपोजिट नंबर है। इसको लिखते हैं कंपोजिट नंबर। if a number has at least 3 फैक्टर, किसी भी नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल क्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एटसेट्रा। तो आपको ये समझ आया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर जिसमें एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। अब इसके कुछ पॉइंट हैं प्राइम नंबर और इनके, वो लिख लेते हैं।
देखिए, ये आपको नोट डाल के लिखना है और ध्यान भी रखना है कि ऐसा होता है। फर्स्ट में क्या है, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। मतलब क्लियर है कि 1 प्राइम नंबर में भी काउंट नहीं होता और कॉम्पोजिट नंबर में भी, लेकिन 1 है जो सबका फैक्टर होता ही होता है हर नंबर का, और हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। नंबर 2, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट नंबर। नंबर्स which are not prime are composite number except 1। क्लियर है? चलिए, तो जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट होता है। नंबर 3 क्या बोलता है, 4 इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है। नेक्स्ट, 2 नेचुरल नंबर की बात की है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताया था, उसके अंदर बताया था कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। जितने भी प्राइम नंबर है दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, बाकी सारे के सारे और है। नेक्स्ट, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है अपन जो नंबर सिस्टम के अंदर चल रहा था टाइप से, को प्राइम नंबर या कभी कभी इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर, और वो भी लिख देता हूँ रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब ये क्या चीज़ है? प्राइम नंबर तो आपने बहुत देखे कि 2, 3, 5, 7 ये, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ये ना देखते हुए कि वो 2 से डिवाइड है या वो खुद से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है, कभी कभी ये देखना पड़ता है कि आपके सामने 2 नंबर आ गए, 2 नंबर। अब इसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब आपके सामने 2 नंबर आ गए और उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब उन दोनों को एक साथ किसी नंबर से डिवाइड करने जाऊंगा तो वो सिर्फ 1 से ही होंगे। समझ आ रहा है? जैसे मैं बात करता हूँ 9 और 10 की, 9 और 10 ये प्राइम नंबर तो दोनों ही नहीं है, लेकिन मैं 9 को और 10 को फैक्टर करता हूँ तो ये 3 × 3 आएगा और ये 2 × 5 आएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो मतलब किसी एक नंबर से 1 के अलावा किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करना है तो नहीं होंगे दोनों। 2 से करना है दोनों नहीं होंगे, 3 से करना है दोनों नहीं होंगे, 5 से करना है दोनों नहीं होंगे, सिर्फ 1 से दोनों होंगे। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम नंबर है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो और कुछ ना हो। इन दोनों में फैक्टर कोई भी कॉमन हो ही ना। अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो उस फैक्टर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना जिससे दोनों डिवाइड हो जाए तो उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं या फिर को प्राइम नंबर। समझ आया? कौन से नंबर? ऐसे नंबर्स जिनका HCF है वो 1 हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो या ना हो। जैसे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो इसको लिखते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। 2 नेचुरल नंबर
टू नेचुरल नंबर, अब इस पर एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, टू नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में लिखता हूँ नॉट नेसेसरीली, नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली प्राइम, दो नेचुरल नंबर, कैसे नेचुरल नंबर, चाहे वो प्राइम हो चाहे नहीं हो, तो आर कॉल्ड को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, इफ देयर HCF इज 1, ऐसे दो नंबर चाहे वो प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन उनका HCF अगर 1 है तो उनको को प्राइम नंबर कहेंगे। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर इसके अंदर और। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 3 4 3 10 3 8 5 6 7 8 15 16, ये इस तरह के नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखें, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस है वो 2 होता है। दो प्राइम नंबर, अभी इससे पहले तो को प्राइम में क्या बताया था आपको कि चाहे प्राइम है या नहीं है लेकिन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या बोलता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 5 और 7, इनका डिफरेंस है वो 2 है, और 11 और 13 इनका डिफरेंस है वो 2 है, 17 और 19 इनका डिफरेंस है वो 2 है। तो ऐसे प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। इसको लिख लेते हैं, इफ the difference between two prime number is 2, then the number are called twin prime number। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस है वो 2 है वो ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल देखें 3 5 5 7 11 और 13 17 और 19 29 और 31, ये सभी ट्विन प्राइम नंबर हैं। अब इस पर नोट डाल के लिखते हैं, ये नोट आपके काम की चीज़ है। जो को प्राइम नंबर में बताया था उसको ध्यान से देखें। टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। Two prime number are always co-prime number, but converse need not be true. अब ये क्या चीज़ है, आपको बताया था कि को प्राइम नंबर होते कौन से, जिनमें दोनों में HCF है वो 1 हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। और प्राइम नंबर तो खुद वैसे ही होते हैं कि वो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी से होते ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनका HCF तो 1 है। कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो उनका HCF 1 आएगा, क्योंकि उनमें फैक्टर होते ही नहीं है।
फैक्टर होते ही नहीं है, खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे, कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो, हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स उल्टा नहीं है, सही नहीं है, इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। क्यों? कोई भी दो प्राइम नंबर है वो को प्राइम होते हैं, लेकिन सारे के सारे को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे 9 और 10 को प्राइम तो है लेकिन प्राइम नहीं है। लेकिन कोई भी प्राइम नंबर 3, 5, जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 और 29 ये दो प्राइम नंबर है, तो ये दो को प्राइम होंगे ही होंगे। लेकिन कोई भी दो को प्राइम नंबर जैसे 9 और 10 दो को प्राइम है, लेकिन ये क्या नहीं होंगे, प्राइम नहीं होते, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नोट है इसका। फर्स्ट नोट तो ये रहा। सेकंड नोट देखें, consecutive natural number. Consecutive natural numbers are always co-prime नंबर। अब ये क्या चीज़ आ गई, देखिए नेचुरल नंबर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, आप नेचुरल नंबर स्टार्ट करोगे 1 से तो 1 फिर 2 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे चलेगा। तो एक ऑड लोगे एक इवन लोगे, एक ऑड लोगे एक इवन लोगे, एक ऑड लोगे एक इवन लोगे। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डालो 1 2 या 2 3 या 5 7 या 9 10 या फिर 20 21 या फिर 29 30 40 45 या 65 66, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद दूसरा उठा लो तो उनमें कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं। एक ऑड होगा एक इवन होगा, एक ऑड होगा एक इवन होगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये को प्राइम हो जाएंगे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट थर्ड है इसका, नंबर्स बिटवीन twin prime is divided by 6 except 3,5। ये क्या कर रहा है, जो भी ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम किसको बोला, कोई भी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 है तो ट्विन प्राइम बोलेंगे। अब ट्विन प्राइम दो नंबर ट्विन प्राइम हैं, उनके बीच में एक नंबर होगा वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा, इसको छोड़ के 3 और 5 इसको छोड़ के। जैसे ट्विन प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको छोड़ो, देखो 5 7 के बीच का 6 2 से 6 से डिवाइड होता है, 11 13 का बीच का 12 6 से डिवाइड होता है, 7 19 का बीच का 18 6 से डिवाइड होता है, 29 और 30 बीच 31 बीच का डिवाइड 30 6 से डिवाइड होता है। इस तरह से ये थे कुछ नोट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये आपको पता ही है, और रियल नंबर, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। देखिए रैशनल नंबर 10th है, रैशनल नंबर Q से डिनोट करते हैं इसको, Q से। अगर किसी नंबर को P बाय Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, P बाय Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं है और P और Q दोनों इंटीजर है और दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिखा गया तो वो रैशनल नंबर होते हैं। इस तरह के जितने भी नंबर हैं जिनको P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 3 बाय 5 5 बाय 7, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। अब इसके अंदर आपने 2 लिखा, वो भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब 2 बाय 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखो ये 2 बाय 1 लिखो, एक ही बात है। तो जितने भी इंटीजर्स है वो सारे रैशनल नंबर, जितने होल नंबर है सारे रैशनल नंबर, जितने नेचुरल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर, इस सारे के सारे रैशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं क्योंकि वो सारे इंटीजर्स ही है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो रैशनल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट QC, इसे डिनोट करते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो P बाय Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, P बाय Q की फॉर्म में अगर लिखा भी है तो वो इंटीजर्स नहीं है, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, नॉट इंटीजर्स। अगर कुछ नंबर P बाय Q की फॉर्म में लिखे हुए भी है लेकिन वो इंटीजर नहीं है तो उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, √2 1 + √2, √2 का मतलब √2 बाय 1, लेकिन ये जो 1 है
वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है, दोनों ही p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं चाहे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। एक और डेफिनेशन होती है रिकरिंग वाली, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो क्या होता है, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिकरिंग होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 1.33333, ये रैशनल नंबर है क्योंकि उसको p/q की फॉर्म में हम लिख लेंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो इरेशनल की फॉर्म में आते हैं। इरेशनल नंबर्स cannot be expressed as recurring डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ये था रैशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो पाई होता है जिसकी वैल्यू हम 3.14 लिखते हैं, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसकी पूरी वैल्यू नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक वैसे ही E = 2.71, ये जो दोनों कांस्टेंट है इनकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये दोनों इरेशनल की फॉर्म में आते हैं। ये दोनों ही नंबर इरेशनल है, रैशनल नंबर नहीं है पाई और E। नेक्स्ट है 12 रियल नंबर। रियल नंबर कौन से, जिनको R से डिनोट करते हैं। ये जो नंबर लाइन होती है, आप लोग नंबर लाइन देखी होगी, 0 से लेके इधर की तरफ, ये 0, इधर इन्फिनिटी और ये -∞। इस पे आने वाला हर पॉइंट इसको रिप्रेजेंट, हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर, इस नंबर लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर रियल नंबर होता है। कोई भी उठा लो, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। तो रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। ये दोनों मिलाए तो रियल नंबर मिलेगा। ये है आपका रियल नंबर। इसमें लंबी चौड़ी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के जितने भी नंबर है सारे के सारे रियल नंबर। रैशनल समझ आ गया आपको, डेसिमल की फॉर्म में देखें तो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिकरिंग हो। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये वाले आते हैं, और p/q की फॉर्म में लिखा हुआ तो इंटीजर नहीं है, वो सारे के सारे इरेशनल। पाई और ई है वो इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू। इंटीजर जितने भी होते हैं सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे 5/7 ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। 2 इंटीजर है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी इरेशनल नंबर ही होगा। सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, दोनों का सम भी इरेशनल नंबर ही होता है। The product of a non-zero rational number and an irrational number will always be an irrational number. एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, ये √2 × 3√2, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर एक रैशनल नंबर है a, एक रैशनल नंबर है a और एक दूसरा इरेशनल नंबर है b, और इसका प्रोडक्ट दोनों का रैशनल नंबर मिलता है, रैशनल, ध्यान देना ये थोड़े काम की चीज़। एक ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर ये इरेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट रैशनल नंबर मिल जाता है तो एक ही कंडीशन में मिलेगा। कब? जब ये a है वो 0 हो, क्योंकि 0 को आप इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा और वो रैशनल नंबर होता है। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। लेकिन अगर ऐसा कभी कंडीशन आ जाए
कि एक तो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट रेशनल नंबर मिल गया, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि वो जो रेशनल नंबर है वो 0 है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अपने, ये अपना 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का और जेईई के अंदर बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जैसे ये रियल नंबर होते हैं सारे, ऐसे कुछ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से, जैसे आपको पता है, आप लोग अभी तक 10th क्लास तक ये देखते आओ कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग लिखते हो कि ऐसा कोई नंबर होता नहीं, लेकिन अभी हम बोलेंगे ऐसा नंबर भी होता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, माइनस के साथ, जैसे -3 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को मिला दिया जाए, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों को मिक्स करें तो इससे जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अपने नेक्स्ट उस क्लास में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ये तो था नंबर सिस्टम। चलिए अब रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। वैसे आप लोगों ने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम मैं लिख लेता हूँ। वैसे आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा है। लेट P ऑफ X बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन or equal to 1 and A be any real number if P of X is divided by x minus a, then the remainder is equal to P of A. P of X be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and A be any real number if P of X is divided by x minus a, then remainder is equal to P of A. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको अगर मुझे x माइनस 1 से डिवाइड करना तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर ये आएगा। देखो x माइनस 1 से मुझे इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो रिमाइंडर आएगा, अगर ये P ऑफ x है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x इक्वल टू 1 पुट करो इसके अंदर, P ऑफ 1 ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 रिमाइंडर आएगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। समझ आया? किसी भी पॉलिनोमियल को चाहे जिसकी डिग्री 1 और उससे ज़्यादा है, उसको किसी अनदर फैक्टर, कोई फैक्टर है x माइनस ए से डिवाइड करना है तो x की जगह डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है तो x की जगह a पुट कर दो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। x की जगह a पुट करने पे वो P ऑफ a हो जाएगा और वही आपका रिमाइंडर है। ये थी रिमाइंडर थियरम। फैक्टर थियरम क्या है? फैक्टर थियरम ये बोलती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो या उससे ज़्यादा हो, उसको किसी फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप x की जगह a पुट करोगे, P ऑफ a रिमाइंडर मिल गया। अगर ये रिमाइंडर 0 मिलता है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है।
फैक्टर से डिवाइड करने पे ही तो 0 मिलता है रिमाइंडर। जैसे मैं बात करता हूँ 8 की, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 मिलेगा, मुझे रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 2 उसका फैक्टर है। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 9 को 2 से, तो मुझे 1 रिमाइंडर मिलता है, 1 रिमाइंडर मिलता है। इसका मतलब ये 2 उसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उसका फैक्टर है, 0 है रिमाइंडर। तो अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस ए से डिवाइड करना है तो x की जगह a लिख दो, वो आपका रिमाइंडर हो गया। वो 0 है तो ये फैक्टर होगा, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। तो नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। चले, फैक्टर थ्योरम क्या है? लेट p ऑफ x be a polynomial, be a polynomial of degree of, let p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1, and a be a number such that p of a मतलब उसका रिमाइंडर है वो 0 है, then x minus a is a factor of p of x। कन्वर्सली इसको ऐसा लिखे, if x minus a is a factor of a is a factor of p of x, then p of a equal to 0। अब समझे, अभी आपको जो बताया मैंने वही सारी चीज़ें लिखी है, आप एक बार इसको नोट कर लेना। वैसे आप लोगों ने पहले छोटी क्लास में इसको पढ़ रखा है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है उसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो x की जगह a पुट कर दो, जिससे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो उसका रिमाइंडर होगा। ऐसा करने पे अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो x माइनस a इसका फैक्टर है, ये फैक्टर थ्योरम। और रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो उसका फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम आ गई और ये रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने काम में आने वाली हैं। जब हम डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। वैसे आप पढ़ चुके हो, फिर भी हम लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ और भी चीज़ें रिवाइज करने को, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन prove that 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वाला पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल इससे हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, सबसे पहले अभी आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम बताई थी कि अगर किसी फैक्टर या पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ तो उसका फैक्टर होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेट करता हूँ इसको, तो p ऑफ x लिखता हूँ 2x to the power 4 minus 6x cube
प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और g ऑफ x जो होता है इसको लेट कर लिया g ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैं 15 को या फिर 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं एक्चुअल कर क्या रहा हूँ, इस 4 के दो फैक्टर बना लिए 2 और 2, इससे भी डिवाइड कर रहा हूँ, इससे भी डिवाइड कर रहा हूँ। यही मतलब होता है। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो ये तभी हम बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर कब होगा, जब हर फैक्टर से ये डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करने पे आपको 2 मिलेगा और रिमाइंडर इसका 0 मिल गया। इसका मतलब ये 2 और 2 दोनों ही इसके फैक्टर है, मतलब 4 इसका फैक्टर होगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, ये तो रहा आपका p ऑफ x और ये g ऑफ x है। अब g ऑफ x के दो फैक्टर मिलेंगे। अब इन दोनों फैक्टर से अगर ये डिवाइड होता है, मतलब दोनों फैक्टर से रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ये दोनों ही फैक्टर इसके फैक्टर होंगे। इसके दो फैक्टर हुए और दोनों से ही डिवाइड हुआ, तो ये जो दोनों फैक्टर है इसके भी फैक्टर होंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अगर इसके दोनों फैक्टर है वो इसके फैक्टर होंगे, तो दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर है। फिर से एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लो मैं 75 को डिवाइड करने जा रहा हूं, 75 को मैं 15 से डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। अब 75 को मैं 15 से डिवाइड करूं या 3 × 5 से डिवाइड करूं, एक ही बात है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? अब चेक करके देख लो, 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, दोनों में रिमाइंडर 0। अगर इससे भी डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0, इससे भी डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का कंबाइंड 15 भी इसका एक फैक्टर होगा। समझ आया? तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक से भी डिवाइड होगा, ये दूसरे से भी डिवाइड होगा, तो दोनों का कंबाइंड भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं लिख लेता हूँ g ऑफ x को। g ऑफ x आ जाएगा आपका x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दो फैक्टर बन गए। अब मुझे देखना है कि x माइनस 1 से इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलता है। तो x इक्वल टू 1 पुट करूँगा, p ऑफ 1 पे 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, ये हुआ 6 माइनस 6 और ये 0 आ गया। मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब p ऑफ 2 देखता हूँ, 2 पे क्या मिलेगा, 2 × 2 की पावर 4 16 माइनस 6 × 8 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 2 माइनस 2। चेक करें, 16 2 जा 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल 0 आ रहा है। मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब p ऑफ x, इसके दो फैक्टर है, x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों, तो दोनों को कंबाइन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1 × x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x² माइनस 3x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका फैक्टर होगा। ये तो थी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका एक और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने मेन सिलेबस की तरफ चलेंगे। जेई का सिलेबस लॉगरिथम से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है, द polynomial p of x equals to kx cube plus 3x² minus 3 and q of x equal to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leaves
the same, leave the same remainder, then k is what? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो p ऑफ x और q ऑफ x है, इनको, इन दोनों को ही, इसको और इसको, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे इन दोनों से रिमाइंडर सेम मिलता है। अगर सेम रिमाइंडर मिलता है तो k की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले देखिए p ऑफ x का रिमाइंडर क्या मिलेगा, x माइनस 4 से डिवाइड करने पे p ऑफ 4 ये मिले। क्या समझ आ रहा है? x की जगह 4 पुट करना है तो रिमाइंडर मिल जाएगा, और q ऑफ x को x माइनस 4 से डिवाइड करना है तो x की जगह 4 पुट करना है तो रिमाइंडर मिल जाएगा q ऑफ 4। अब ये दोनों क्या इक्वल दे रखे हैं, चलिए तो क्या होगा, k इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k, ये हो जाएगा 64 k प्लस 16 और 3 48 माइनस 3 45 हुआ, ये 4 का क्यूब 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस k। अब ये k इधर जाएगा 64 माइनस के 63 k इक्वल टू, देखिए 128 माइनस 20 108 108 माइनस 45 108 माइनस 45, देखिए कितना हुआ 55 प्लस 8 कितना हुआ 63, देन k इक्वल टू 1, k की वैल्यू मिल गई। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी है जो आपको बताना ज़रूरी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक और इसी रिमाइंडर का और फैक्टर का एक और अच्छा क्वेश्चन, इफ़ ए टू डिजिट number is divided by the number having same digits written in reverse order, written in reverse order, we get 4 as quotient, 4 quotient है and 3 as रिमाइंडर, 3 है वो रिमाइंडर है, एंड if the number is divided by the sum of the digits, the sum of the digits, if the number is divided by the sum of the digits, then 8 as a quotient, 8 quotient है and 7 as a remainder। As a remainder is obtained, find the number, चले। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं। 2 डिजिट नंबर, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास 15 है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 1 इंटू 10 प्लस 5, जैसे 37 है तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 3 इंटू 10 प्लस 7 ऐसे लिखते हैं। तो अगर लेट किया कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो है वो एक्स वाई है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे लिखूँगा। 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है।
चलिए दूसरी चीज़, किसी भी नंबर को, जैसे मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 9 को 2 से, ये 2 से डिवाइड किया 9 को, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, 8 और ये 1। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, ये डिविडेंड को डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा जाता है। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए तो अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं, जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, इफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर हैविंग सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। एक नंबर है 10x प्लस y, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, उसी नंबर से, बस इसमें रिवर्स कर देता हूँ ऑर्डर, तो उससे मुझे क्या मिलता है, 4 तो क्वोशिएंट मिलता है और 3 रिमाइंडर मिलता है। समझ आ रहा है। चले तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को, जैसे भी 9 का एग्जांपल दिया था, 10x प्लस y, डिवीजर क्या है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, ये लिखा है ना, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। ये डिवीजर है 10y प्लस x, ये हो जाएगा। एक्स वाई का रिवर्स ऑर्डर yx होता है और yx को हम 10y प्लस x लिखते हैं। और ये तो आ गया आपका डिवीजर, क्वोशिएंट कितना है 4 से मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर कितना है 3। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय, ये जो नंबर है उसको डिवाइड करना है किससे, सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये डिवीजर हो गया, तो आपको क्वोशिएंट मिलता है 8, ये डिवीजर इंटू क्वोशिएंट 8 प्लस रिमाइंडर 7। अभी बताया था ना 9 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 प्लस 1, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस नंबर को ये आ गया आपका डिवीजर, ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे पता चला ये डिवीजर है, इन्होंने बोल दिया है इज डिवाइडेड बाय द नंबर हैविंग द सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। इसको डिवाइड करना है उसी डिजिट से, सिर्फ उनका ऑर्डर रिवर्स करना है, तो आपको 4 क्वोशिएंट मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा। इसमें इस नंबर को आपको डिवाइड करना है उन दोनों डिजिट के सम से, दोनों डिजिट के सम से डिवाइड करना है, तो आपको क्वोशिएंट ये मिलेगा और रिमाइंडर ये मिलेगा। अब हो गया आपके पास 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई निकालते हैं। चले सबसे पहले इसको लिखा 10x प्लस वाई इक्वल टू 40y प्लस 4x प्लस 3। ये आ गई 10x प्लस वाई इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 7। 10x माइनस 8x 2x, y इधर चला जाएगा तो 7y प्लस 7। ये 2x की वैल्यू आ गई, ये 2x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखें, 10x मतलब 5 इंटू 2x, तो 5 इंटू 7 35y प्लस 35 प्लस y है ही आपके पास, ये y इक्वल टू राइट हैंड साइड में 40y प्लस 40y प्लस 4x, 4x x का मतलब 2 इंटू 2x, 2x की वैल्यू ये 14y प्लस 14, 14y प्लस 14 प्लस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करें, ये है 35y प्लस y, 36 माइनस 40 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 18, तो ये आ गया इधर माइनस 18y इक्वल टू 14 प्लस 3 17, और ये 35 उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस 18, तो y मिल गया आपको 1, y 1 मिल गया। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो x क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1, 7 प्लस 7 14, तो x यहाँ से मिल गया आपको 7, तो x तो 7 है, y 1 71, आपका नंबर क्या हुआ 71। अब ध्यान दो ये 71 है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते चेक करते क्या ये सही है। 71 के ऑर्डर रिवर्स करो, 17 हो गया, इसको डिवाइड करो 71 को 17 से, तो क्या 4 क्वोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर 7 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, रिमाइंडर 3 मिलता है ना, कि 17 4 जा 68, 71 माइनस 68 3 मिल गया, और इसको कर दो प्लस करके करो तो भी वही मिलेगा। तो ये आज हम लोग इतना ही करते हैं, नंबर सिस्टम और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। कल हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो तो क्या कंडीशन, 3 से 4 से 5 से डिवाइड होता है, और कुछ आइडेंटिटीज़ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और a4 माइनस b4, इस तरह की। और उसके बाद है इंडाइसिस,
इंडाइसिस के बारे में कुछ डिस्कशन है, और रेशियो के बारे में डिस्कशन है, प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और फिर आपका इंटरवल है। इतना